साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वीडियो के स्टार्ट में एक बात कहूंगा, यदि आपने कोई भी लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, किसी भी प्रकार का लोन लिया है, तो ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन यदि ये वीडियो सुनेंगे तो आपके मन में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। जनहित में हमारे द्वारा रोज शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पब्लिक कॉलिंग का टाइम रखा गया है। इस पब्लिक कॉलिंग टाइम के दौरान लोग जो भी हमें फोन करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें अच्छी जानकारी दें, उनकी जिज्ञासाओं का, उनकी समस्याओं का पर अच्छा सुझाव दें, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी द्वारा दी गई जानकारियों से वो संतुष्ट हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोन से संबंधित हमारे द्वारा कई वीडियो पोस्ट किए गए हैं। उन वीडियो को देखकर कई लोग हमें शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में जब मैक्सिमम कॉल आते हैं, तो वो कॉल आते हैं कि सर लोन माफ कैसे हो, लोन किस तरीके से, ऐसा कौन सा तरीका है कि हमें लोन भरना ही नहीं पड़े और हम लोन भरने से बच जाए। आज इसी मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यदि यह वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो हमारी पूरी बात को आप क्लियर समझ पाएंगे। एक दुख इस बात का भी होता है कि हम हमारी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का आपको प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक लोग, जो कि क्या पता उनके मन में क्या है, कि वो हमारे मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि कर्ज मुक्त होना चाहिए, लोन माफ होना चाहिए, कि कोई इंसान लोन ले ले तो उसको भरना ही नहीं चाहिए। आप इस तरह की बातें करो। चूंकि मैं एक एडवोकेट हूं और एडवोकेट होने के साथ साथ हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम समाज के अंदर वही संदेश दे जो विधिप्रद हो, जो कानूनी हो, और ऐसा कोई भी वीडियो पब्लिश न करे जो जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरे और जनता को मीठी और लोक लुभावनी बातें करे, वो बातें करें जो उनको पसंद आए। तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं लोन माफी के बारे में। जी हाँ, कर्ज मुक्ति के बारे में। कई लोगों के हमें फोन आते हैं कि सर हमें कर्ज मुक्त प्रमाण पत्र चाहिए, हमें लोन माफ होने का प्रमाण पत्र मिला है, या हमें इस प्रकार के प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो प्रमाण पत्र हम कहां से प्राप्त करें और उन प्रमाण पत्रों का क्या लाभ मिलेगा। देखिए, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन खुल के कहता हूं मैं एक बात, कि लोन मुक्त होने का, कर्जे से मुक्त होने का प्रमाण पत्र यदि कोई दे सकता है तो वही दे सकता है जिस बैंक से आपने लोन लिया है। वह भी तब दे सकता है जब आप उस लोन का चुकारा कर दे, या सेटलमेंट में कोई वन टाइम राशि आप जमा करा के उनसे आप एनओसी प्राप्त करते हैं। यही आपका कर्ज मुक्त प्रमाण पत्र होता है। उसके अलावा कोई कर्ज मुक्त प्रमाण पत्र नहीं होता है जो आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा पाए या फिर आपके लिए संजीवनी बूटी साबित हो। कुछ झूठ, कुछ प्रलोभन आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, हमेशा के लिए कतई नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं लोन माफी के बारे में। कई लोग हमें कहते हैं कर्ज मुक्त प्रमाण पत्र, तो इस समय आप हमारे वीडियो के डिस्प्ले पे जो अखबार की कटिंग आ रही है, जो आरबीआई का सर्कुलर आ रहा है, वह सर्कुलर आप देख पा रहे हैं, जहां पर क्लियरली आरबीआई ने प्रेस नोट रिलीज करके यह कहा गया है कि कर्ज मुक्त प्रमाण पत्र के नाम पर कई लोगों द्वारा भारत देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और संस्थाओं में जगह जगह शिविर आयोजित करके इन प्रमाण पत्रों को बांटा जा रहा है, जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं है। और यह जो मामला है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है विभिन्न प्रकार के कर्ज मुक्त के बारे में, यह भारत देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। यानी कि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन ले ले, और लोन लेने के बाद कभी कुछ परिस्थितियां विकट होती है कि इंसान उस लोन की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, अदायगी में किस्तों को अदा नहीं कर पाता है, और ऐसी अवस्था में उसे वही बातें अच्छी लगती है जो वह सुनना चाहता है। और वह सुनना क्या चाहता है? व्यक्ति यह सुनना चाहता है कि मेरा लोन माफ हो गया,
मुझे कर्ज मुक्त प्रमाण पत्र मिल गया, मुझे लोन भरना ही नहीं है, और सामने वाली बैंक, एनबीएफसी कंपनी, गैर वित्तीय संस्थाएं आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है जहां किसी व्यक्ति को कर्ज मुक्त बिना लोन भरे कर दिया जाता है। यहाँ कई लोग मुझे हमारे कमेंट्स के अंदर पोस्ट करते हैं, सर जी न्यूज वाले के बारे में बात कीजिए, माल्या के बारे में बात कीजिए, उन लोगों के बारे में बात कीजिए जो लोन लेकर विदेश चले गए और लोन नहीं भरे जा रहे उनके, और बट्टा खाता में डाल दिए गए और उनका लोन माफ कर दिया गया है। साथियों, एक बार फिर कहूं, बट्टा खाता में डाल देना या फिर लोन को राइट ऑफ कर देना लोन माफ करना नहीं होता है। और दूसरी बात ये कहूंगा कि चलिए, वो लोग गेम प्लानर थे, उन्होंने एक गेम प्लान किया और गेम प्लान करके वो अपने इरादों में सक्सेस हो गए और विदेशों में जाकर बस गए। जिस देश से प्रत्यर्पण संधि है, उन प्रत्यर्पण संधि के तहत आज नहीं तो कल उनको लाया जाएगा। उनके खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं, आज नहीं तो कल उनका भी निस्तारण होगा। और क्या सोचते हैं आप कि उनका हश्र अच्छा है? क्या वो अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी है? तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको कर्ज मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल आपका बैंक, वह भी कोई वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस के माध्यम से या फिर लोन राशि के भुगतान के माध्यम से। आरबीआई ने क्लियरली, अखबार की कटिंग आप देख लीजिए, क्लियरली जाहिर किया गया है कि कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र यदि कोई बांट रहा है तो वह अवैध है, किसी भी रूप में लीगल नहीं है। कोई संस्थाएं यदि कोई ये काम कर भी रही है और यदि उनसे किसी लोगों को राहत मिल भी रही है और वह राहत प्रदान कर रहे हैं और कुछ पल के लिए यदि खुश हो भी रहे हैं, तो हमारा उस पर कोई आक्षेप नहीं है। जो जिस तरीके से काम करना चाहे करे। लेकिन जब लोग बार बार कर्ज मुक्ति के मामले पर हमें फोन करते हैं तो हमें प्रताड़नाएं होती है और हम एक ही बात को 10 बार रिपीट करें, उससे बेहतर है कि आज हमारा एक बेहतर वीडियो संदेश आप तक पहुंचाए। यही कारण है ये वीडियो जारी किया है। अखबार की इन कटिंगों में देख रहे हैं जहां प्रेस नोट जारी करके खुद भारतीय रिजर्व बैंक यानी सर्वोच्च बैंकिंग संस्था आरबीआई द्वारा प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया कि इस प्रकार के जो भी कैंपेन चल रहे हैं या इस नाम से कई लोग जो पैसा ले रहे हैं वह गलत है और वह अवैध वसूली है जो नहीं होनी चाहिए। इस मामले में हमारे फेसबुक पे कुछ लोगों ने कमेंट की कि सर हम कोई पैसा नहीं लेते, तो हम आप पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे। आप अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, करिए। आप जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाइए, अच्छी बात है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो केवल कर्ज मुक्ति का प्रमाण पत्र किसी भी रूप से प्राप्त करके यदि वह सोचते हैं कि वह विभिन्न प्रकार के लिटिगेशन से, कानूनी कार्रवाइयों से अपनी संपत्ति को बचा लेंगे, तो यह केवल और केवल एक भ्रामक, एक दुस्वप्न है जिसे देखना आपके लिए भविष्य में गलत साबित हो सकता है। मैं यहां पर आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहूंगा, कोई भी व्यक्ति लोन माफी के लिए शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में हमें कॉल बिल्कुल भी न करें। यदि आपके लोन के संदर्भ में किसी रिकवरी एजेंट द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, बदसलूकी भरी भाषा में बात की जा रही है, आपको धमकाया जा रहा है, घर का सामान जब्त किया जा रहा है, आपसे अनर्गल वसूली का प्रयास किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, तो इसके लिए आप जरूर हमसे राय मशवरा कर सकते हैं। यदि लोन के संदर्भ में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे द्वारा उचित कानूनी सलाह और सुझाव आपको दिए जाते रहेंगे शाम 6 से 7 के बीच में। लेकिन हमारे द्वारा कभी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप कोई लोन न भरे, क्योंकि आपने जो पैसा लिया है वह कहीं न कहीं एक रोटेड मनी का हिस्सा है और यदि वह आप रोकते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने तो कह दिया कि इस प्रकार के कर्ज मुक्ति के जो प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं वह कुल मिलाकर वित्तीय संस्थाओं पर एक आर्थिक अपराध की दृष्टि में देखा जा सकता है और इस मामले पर विधिक कार्रवाई संस्थित की जा सकती है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बात यह करते हैं कि हम जो लोन लेते हैं वह लोन मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वालों को तो चाहिए कि वह भूल कर भी अपने लोन को एनपीए न होने दें, 3 महीने तक अपने बैंक खाते को मेंटेन करना भूल जाए, यह गलती करे ही नहीं।
एक आध किस्त यदि आपकी ड्यू रह रही है तो आप दूसरी किस्त जमा कराएं, 30वीं किस्त जमा कराएं, और ना हो पा रहा है तो ब्याज राशि की अदायगी जरूर करें ताकि आपका खाता एनपीए ना हो। खाता एनपीए होने की अवस्था में जो आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उस पर अब बैंकों को, एनबीएफसी कंपनियों को कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। वह सरफेसी एक्ट के अंतर्गत 13(2) का नोटिस जारी कर आपको 60 दिन का समय देती है, और उन 60 दिन के अंदर यदि आप नोटिस का जवाब देते हैं तो वह उस नोटिस का जवाब देने के लिए भी, प्रत्युत्तर देने के लिए भी बैंकिंग कंपनी बाध्य है। और यदि गलत आधारों पर वह सरफेसी एक्ट के प्रावधानों का वॉल्यूशन करके यदि आपको नोटिस भेज रही है तो आप उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। यदि आपकी मैक्सिमम राशि ड्यूज है और लगातार 3 महीने तक यदि आपने ऋण राशि की किस्तों की अदायगी नहीं की है तो 13(2) का नोटिस जारी करने के बाद 13(4) की प्रक्रिया के निष्पादन के पश्चात बैंक आपकी या एनबीएफसी कंपनी आपकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन प्राप्त कर लेगी, और वह भी पुलिस बल के साथ, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहां पर जब भी आपको 13(2) का नोटिस प्राप्त होता है, 60 दिन का नोटिस प्राप्त होता है, 13(4) की कार्रवाई होती है, और यदि आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप बैंक से डायरेक्ट संपर्क करें, उनके नोटिस का जवाब दें, और कागजों का खेल कागजों से ही खेला जाएगा। यदि उन्होंने नोटिस दिया है तो आपको नोटिस का प्रत्युत्तर देना है। और यदि आपको लग रहा है कि किन्हीं विशिष्ट हालातों के चलते आप संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो प्रत्येक राज्य के अंदर जो डीआरटी, जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, वहां पर आप अपनी व्यथा को व्यक्त कर सकते हैं, आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको 20 से 25% की राशि की अदायगी करनी पड़ेगी। और यदि आप सरफेसी एक्ट के नोटिस का भी वायलेशन कर रहे हैं और कोई भी कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र हाथ में लेके खड़े हैं तो उसको खुला कहूंगा आप रद्दी में भेज दीजिए, क्योंकि कोई वो डॉक्यूमेंट आपके काम आने वाला नहीं है, और आपकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन ले लिया जाएगा, प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाएगा, और आप कुल मिलाकर प्रॉपर्टी विहीन हो जाएंगे। तो यहां पर आप सीधे मामले में कहूंगा कि आप सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है तो आप उसका जवाब दें, डीआरटी अप्रोच करें और डीआरटी एडवोकेट से कॉन्टेक्ट करें अपने राज्य के अंदर। अब इस मामले के अंदर यदि किसी व्यक्ति का अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन वालों को भी चिंता रहती है कि सर हमें हैरान परेशान किया जा रहा है, रिकवरी एजेंट हमारे यहाँ पे क्यों आते हैं, हमारे ऑफिस क्यों आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिकवरी एजेंट या रिकवरी एजेंसीज है, उनको काम ही ये दिया जाता है कि लोन को डूबने नहीं दे और वह आपसे वसूली करे। वह येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाकर ये कोशिश करते हैं कि वह लोन राशि वसूल कर ले, और इस प्रयास में वह सफल भी रहते हैं। और कई बार वह गाली गलौज, अभद्र भाषा में, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन से पूरा विपरीत है, वो एक्ट करते हैं। तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक सुरक्षित रखते हैं। यह अधिकार किसी भी रिकवरी एजेंट को नहीं है कि वह बिना अपने आईडी कार्ड, बिना विजिटिंग लेटर आपके यहाँ पे आता है, और वह भी सूर्य उदय होने के पश्चात, और सूर्यास्त से पहले आता है तो ठीक है, लेकिन उन समय के अलावा यदि आपके घर पे दखलंदाजी करता है तो लीगल एक्शन लेने का आपका पूरा राइट, आपका पूरा अधिकार सुरक्षित है। कई मामलों में क्या कहा जाता है कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले हमें कहते हैं कि तुमने लोन लिया है तो आपको लोन भरना पड़ेगा, हम आपकी रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, हम उन लोगों को ताकीद नहीं कर सकते हैं, पाबंद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मामले में आप पुलिस उच्चाधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, और वो नहीं सुने तो एडवोकेट के माध्यम से आप कोर्ट के अंदर 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में। यदि अब यहां पे दो बातें हैं, अनसिक्योर्ड लोन हो या सिक्योर्ड लोन हो, सरफेसी एक्ट को छोड़कर कौन सी कार्रवाई की जा सकती है बैंक द्वारा या एनबीएफसी कंपनी द्वारा। तो सबसे पहली बात कह दूं कि आज की तारीख में मैक्सिमम जितने भी लोन किए जाते हैं वह लगभग ईसीएस से उनकी किस्तें कटती है। एनएससीएच, ईसीएस यानी कि ऑटो डेबिट के माध्यम से आपकी किस्त कटती है, और जब आपकी किस्त बाउंस होती है तो कंपनी
आपको सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का नोटिस भेज के आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा चला सकती है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत आता है, लेकिन वो कोर्ट में दाखिल होता है जो 138 एनआई एक्ट के तर्ज पे काम करता है, जहां आपको सबसे पहले 15 डेज का लीगल नोटिस आएगा और 15 डेज के लीगल नोटिस पर यदि आप पेमेंट नहीं जमा कराते हैं तो ऐसी अवस्था में आप के विरुद्ध सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। मैक्सिमम एनबीएफसी कंपनियां ये मुकदमा जहां पर आप रहते हो उससे दूर दूसरे राज्य में कराती है, ताकि आपको चक्कर काटने पड़े और आप परेशान होते रहे। इससे बचने का एक सटीक रास्ता यह है कि जब भी आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो ऐसी अवस्था में वो एक ईएमआई का रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस एनबीएफसी कंपनी को या बैंक को आप ऑनलाइन वो ईएमआई का भुगतान कर दे और भुगतान करने के बाद अपने एडवोकेट के जरिए एक लीगल नोटिस कंपनी को दे दे कि आपके द्वारा सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत जो आपने नोटिस भेजा है उसकी पालना में राशि जमा करा दी गई है और इसकी रसीद या इसका स्क्रीनशॉट या इसका जो ट्रांसफर स्क्रीनशॉट है ये संलग्न है। ऐसी अवस्था में बैंक चाहकर भी आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा फाइल नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रति किस्त पे होता है और प्रत्येक किस्त पे आपके ऊपर कंपनी सेक्शन 25 का मुकदमा फाइल नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको भी लिटिगेशन केस का खर्चा वहन करना पड़ता है, एडवोकेट को फीस देनी पड़ती है, कोर्ट फीस भरनी पड़ती है, पीएफ पेश करने पड़ते हैं, एडवोकेट को उनके जो खर्चे हैं वो अदा करने पड़ते हैं। तो इस मामले में आप समझ गए होंगे कि जब एक ईएमआई का मैटर आता है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो। इसके बाद दूसरा मामला आता है 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत। 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, आपके सिक्योरिटी पड़े हुए चेकों का बैंक या एनबीएफसी इस्तेमाल करती है और ये कहते हुए करती है कि जब हमने इनको ताकीद किया तो ये आए और ये चेक देके चले गए, हमने चेक बैंक में डाला, चेक बाउंस हो गया। ऐसे नोटिस का भी आप प्रॉपर वे में जवाब दे सकते हो, या आपको लगता है कि 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत आप के चेक बाउंस हो सकते हैं तो आप उसका डिफेंस नोटिस भी आप एडवांस में प्रायर नोटिस आप एनबीएफसी बैंक या कंपनी को भेज सकते हैं। इसके अलावा कंपनी या बैंक आपके खिलाफ सिविल केस फाइल कर सकती है, रिकवरी का सूट फाइल कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम बैंक या एनबीएफसी रिकवरी का सूट फाइल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वह सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट या फिर सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करना चाहते हैं सिक्योर्ड मामलों में, क्योंकि वहां पर पूरी राशि उनको रिकवर हो जाती है। सेक्शन 25 में क्रिमिनल, 138 के मैटर में क्रिमिनल मामला होता है, जहां पर समन के बाद बेलेबल वारंट और अरेस्ट वारंट आता है, कोर्ट में ट्रायल चलती है। इसीलिए मैक्सिमम कंपनियां या बैंक को सिविल केस में नहीं जाती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिविल केस के अंदर उनको कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता है और वो कोर्ट फीस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, जो 10% तक और वकील खर्चे के साथ गिना जाए तो 15% तक हो सकती है। इसीलिए कोई भी जो कंपनी है वह कभी भी सिविल सूट फाइल करने से परहेज करती है। अब यहां तक आपने सुना कि सिक्योर्ड लोन के मैटर में, अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में कंपनियां क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, बैंक क्या क्या कार्रवाई कर सकती है और इन कार्रवाइयों में आप किस तरीके से अपना डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां और हालात ऐसे आते हैं कि व्यक्ति चाहकर भी अपनी किस्तों का भुगतान नहीं कर सकता है और वो रेगुलर तो है लेकिन उसे लग रहा है कि मैं लोन की किस्तें ज्यादा हो रही है, उसका भुगतान नहीं कर पा रहा हूं, या आने वाले 2, 4, 6, 8 महीने, 12 महीने लोन राशि का भुगतान कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसी अवस्था में आपको जो फाइनेंस कंपनी से आपने लोन ले रखा है, आप खुद भी या अपने किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से जो फाइनेंशियल मैटर में पकड़ रखते हैं उनके थ्रू आप उस लोन को रिस्ट्रक्चर कराने का, ईएमआई कम कराने का, टाइम बढ़ाने का या फिर लोन मोरेटोरियम का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कितने महीने आप किस्त की अदायगी करने में आगे पीछे रहेंगे, कितने महीने तक आप ब्याज का भुगतान कर पाएंगे, इस आधार पर एक परफेक्ट लीगल नोटिस आप कंपनी को भेज सकते हैं और राहत प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी कोई लीगल नोटिस कंपनी को जाएगा तो यकीन मानिए दोस्तों कि कंपनी को उस लीगल नोटिस का जवाब भी देना पड़ेगा। कई बार कंपनियां
इलीगल रूप से कोई काम करती है, जहां पर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का वायलेशन हुआ है, ऐसी अवस्था में आप पीएलए कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी राहत की उम्मीद के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, यदि सरफेसी एक्ट का नोटिस जारी हुआ है तो सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी भी सिविल कोर्ट में सरफेसी एक्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके लिए आपको डीआरटी ही जाना पड़ता है, और डीआरटी से जब आपको राहत नहीं मिलती है तो आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमारे द्वारा लोन के संदर्भ में कई प्रकार के वीडियो पोस्ट किए गए, लेकिन शाम को 6 से 7 के बीच में जब बात लोन माफी को लेकर आती है तो हमें ठगा सा जवाब देना पड़ता है और निराश होते हैं हमारे व्यूअर्स। यही कारण है कि आज लगातार आधे घंटे का वीडियो आपके साथ केवल और केवल इस मुद्दे का पोस्ट किया गया है कि आप इस बात को बखूबी समझ पाए कि कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र यदि आप बैंक के अलावा किसी से लेते हैं, यानी कि एनओसी के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट को कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र समझते हैं, तो वह आपको लिटिगेशन में उलझा सकता है। और यदि आप लोन की किस्तों का अदायगी नहीं करोगे तो पेनल्टीज बढ़कर, बाउंसिंग चार्जेस बढ़कर वो राशि तो बढ़ती ही जा रही है और आप एक बड़े लोन के मामले में उलझ जाएंगे। एक सलाह और देना चाहूंगा, कभी भी किसी एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने की गलती न करें, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स फंसे हुए हैं वह एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, और इसी प्रकार एक एक व्यक्ति पे 10 से ज्यादा लोन हो चुके हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर मुझे तो लोन भरना ही नहीं है, मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं क्या खुद को दिवालिया घोषित कर दूं? तो साथियों, दिवालिया घोषित कर देना कोई विकल्प नहीं है। क्या आपके नाम पर कोई चल अचल संपत्ति नहीं है? क्या आप लोगों को लगता है कि भविष्य में आप उभर ही नहीं पाएंगे? क्या आपके ऊपर इतना कर्जा हो चुका है कि आप आने वाले 5-10 साल मेहनत करके भी उस लोन राशि का चुकारा नहीं कर सकते हो? तो फिर ये मान के चलिए साथियों कि आप इस विकल्प पे सोच रहे हैं तो आप अपने नजदीकी एडवोकेट की राय लें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरे एक पड़ोसी जो काफी अच्छे मित्र थे, कोविड के अंदर उनका एक अच्छा खासा व्यापार प्रभावित हो गया। 25 से अधिक कर्मचारी उनके पास काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोविड के अंदर किसी कर्मचारी को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी सैलरी रोकूंगा। जितना हो सका उनको लोन राशि का उनको उनकी मासिक सैलरी का, उनकी व्यवस्थाओं के लिए भुगतान करते रहे, अपनी किराए की विभिन्न दुकानों का भुगतान करते रहे, और उसके बाद जैसे कोविड खत्म हुआ वह दुकान से उभर नहीं पाए और वह कर्जे की दलदल में फंस गए। वह एक बार जब मेरे पास आए अपने मकान को बेचने का एग्रीमेंट लेकर कि मैं मकान को बेच रहा हूं, मेरा एग्रीमेंट देखो, तो मैं बड़ा ही परेशान हुआ। वो कह रहे हैं कि आज मेरी दुकान में इतना माल है कि अगर मैं सारा माल बेच दूं, स्टॉक को फ्री कर दूं और कम से कम 1-2 साल का किराया बाकी है, मैं किराए का भुगतान नहीं करूं तो भी चलेगा। तो मैंने कहा फिर आप घर क्यों बेच रहे? तो उस व्यक्ति ने जो बात कही ना, वो दिल को छू गई। उसने कहा कि यदि मेरा व्यापार बंद हो जाता है तो मेरे 25 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बरसों से जो लोग मेरे साथ चल रहे थे, आज वह इस उम्र में कहां रोजगार करने जाएंगे? अगर मैं दुकान बंद करता हूं और घर को बचा के बैठ जाता हूं तो मैं खाऊंगा क्या? लेकिन आज मेरी दुकान चलती रही, आज मेरे व्यक्तियों को रोजगार मिलता रहा, भले ही मकान चला जाए, आने वाले 2, 5, 10 साल के अंदर मैं उससे भी बड़ा मकान खरीद लूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा आत्मविश्वास है। दिल से सैल्यूट हुआ उस इंसान को, दिल से सैल्यूट हुआ। मैं तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा, वक्त बुरा है, निकल जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा और आप उस समय को याद करेंगे। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि कर्ज माफी, कर्ज मुक्त, लोन माफ, मुझे लोन भरना ही नहीं है, इन चीजों से दूर रहे। उम्मीद करें सिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, लोन को एनपीए न होने दें। लोन नहीं भर पा रहे हैं, ब्याज राशि का भुगतान करें, और यदि पूरी तरीके से फंस चुके हैं तो एक एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लेकर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दें। और यदि किसी भी कंपनी के अगर लीगल नोटिस आते हैं तो उन लीगल नोटिस को कभी भी इग्नोर नहीं करें। जब भी कोई नोटिस आता है तो उस नोटिस का प्रॉपर, यदि आवश्यक हो, वो विधि के प्रावधानों के अनुसार है तो उसका जवाब जरूर दें। लेकिन कोई
रिकवरी वाला बंदा आपसे तहजीब से बात कर रहा है, ढंग से बात कर रहा है, निर्धारित समय से बात कर रहा है, उसको अच्छे से बात करें। लेकिन कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उनको भी दिखाएं, और हमारे जितने भी वीडियो है आप उन रिकवरी वालों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी लगे कि आप भी कानूनी अपडेट के वीडियो देखते हैं, आप भी एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सब्सक्राइबर है, आप भी उनके फॉलोअर है, ताकि मुद्दे की बात उन तक भी पहुंचे कि यदि हमने इस लोन न भरने वाले इंसान के साथ कोई बदसलूकी की तो हमें अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और बिल्कुल भी यदि आप फंस चुके हो तो कानूनी कार्रवाइयां होती है। अच्छे एडवोकेट के माध्यम से लिटिगेशन फेस कीजिए। प्रकरण चलेंगे साल, 2 साल, 3 साल, मौका आपको भी मिलता है हर पल हर दम सेटलमेंट करने का। ओटीएस के माध्यम में कोर्ट भी नहीं चाहती है कि वह आपकी संपत्ति को नीलाम करे, आपकी संपत्ति को कुर्क होने दे, आपको जेल भेज दे। आपको मौका मिलता है सेटलमेंट करने का। और कई लोग जो फर्जी एप्लीकेशनों से जिन्होंने लोन ले रखा है, कई लोन बैन हो चुकी है, 10,000, 15,000, 20,000 जो विदेशी फंडिंग आ रही थी उससे लोगों को लोन दिया गया और उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और वह लोग उन लोगों के कॉन्टेक्ट को एक्सेस करके, उनकी गैलरी को, उनकी मीडिया को एक्सेस करके उन लोगों के फोटो को वायरल कर रहे हैं, उनके पड़ोसी और रिश्तेदारों को फोन करके परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का लोन तो बिल्कुल भी मत भरो। भले अर्थव्यवस्था को चोट लगे, ऐसी बात तो कहूंगा कि जब कंपनियां अपनी हद से आगे गुजर जाए और वह आपको बदनामी करने के मुद्दे पे आ जाए, आपको खुली गाली गलौज करने लग जाए, तो वहां पे उनको कहना तुझसे बन पड़ता है वो कर ले। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फॉलो करता हूं और उन्होंने कहा है कि कोई अगर क्रिमिनल ऑफेंस पे उतर जाता है, कोई आईटी एक्ट का वायलेशन करते हुए मानहानि करने का प्रयास करे, रिश्तेदारों को आपके फोटो वगैरह भेजे, सोशल मीडिया पे लिखे कि व्यक्ति चोर वगैरह है, कर रहा है वो कर ले, क्या नहीं भरूंगा। और दूसरी बात, लोन आप ले चुके हो, आप सिविल की चिंता कर रहे हो, मेरी सिविल खराब हो जाएगी, सिविल खराब हो जाएगी। अरे भर ही नहीं पा रहे हो तो और कौन से 50 लोन लेने का इंतजार कर रहे हो जाने दो सिविल को खराब। आप कोशिश करें लोन को भरने की, लेकिन उसके लिए जहर खा के आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को बिल्ड बनाए, मजबूत बनाए। और इसी प्रकार जनहितैषी वीडियो हम YouTube पे शेयर करते हैं। और मैं प्रत्येक साथी से कहूंगा, जो भी व्यक्ति लोन दलदल में फंसा हुआ है, जो भी व्यक्ति लोन माफी की बात करता है, आज हमारे इस फेसबुक वीडियो को, इंस्टाग्राम वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आज हमने लोन माफी से लेकर आरबीआई की गाइडलाइन से लेकर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन से लेकर, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई से लेकर, 138 एनआई एक्ट से लेकर, सेक्शन 25 से लेकर, हमने सिविल केस से लेकर हर वो बात आपको बताने की कोशिश की है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। और ये जानकारी हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसने कोई भी लोन लिया है। और शाम को 6 से 7 के बीच में यदि आप कॉल करते हैं तो पहले वीडियो का एक एक शब्द सुन ले, उसके बाद ही कभी फोन लगाए। और शाम को 6 से 7 के अलावा यदि आपका किसी भी समय पे फोन आता है, हमारी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा। निवेदन करते हैं कि अन्यथा आप इस समय के अलावा आप फोन बिल्कुल भी नहीं करें। इसी प्रकार के कानूनी अपडेट और लीगल जानकारियां हमारे इसी चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर दी जाती है। यदि आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हर जनता तक, ताकि आरबीआई की गाइडलाइन से लेकर हर वो जानकारी जो हमने इस वीडियो में दी है हर व्यक्ति तक पहुंचे। एक बार और कहूंगा कि इस प्रकार की मिथ्या जानकारियों से जो सोशल मीडिया पर दी जाती है उनसे दूर रहे, अपने आप का बचाव करें, अपनी सिविल सुरक्षित करें, लोन को एनपीए न होने दे, यही प्रयास करें। और कोई रिकवरी बंदा धमकाए तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग जरूर करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हमने शॉर्ट वीडियो के रूप में जानकारियां दे रखी है। 59 सेकंड, 59 सेकंड की वीडियो है। अगर आप बैठने देख गए, सुबह से लेकर शाम तक हमारे 1000 वीडियो पूरे देख लेंगे और वो आपका ज्ञान इतना मजबूत करेगा कि आप किसी भी व्यक्ति को कानूनी भाषा में बात कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे जाए और जितने भी शॉर्ट वीडियो है उनको जरूर देखें। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।